हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th ज्योग्राफी के यानी कि भूगोल के मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में मैंने जितने भी प्रश्न लिए ज्योग्राफी के सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग पर टिप्पणी लिखिए। या फिर आपसे ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग जो है इसको संक्षिप्त में लिखिए कि ये क्या है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग जो है ये देश के 4 प्रमुख शहरों को जोड़ता है। कौन कौन से शहर को जोड़ता है? स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग। तो नाम से ही पता चलता है ना कि स्वर्णिम चतुर्भुज यानी कि 4 मार्ग को तो ये जोड़ेगा ही, 4 शहर को तो ये जोड़ेगा ही। तो कौन कौन से शहर है? तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इन 4 शहरों को जोड़ता है स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग। समझ गए? और इसका फायदा क्या क्या है? इसका फायदा ये हुआ है कि व्यापार और उद्योग में बढ़ावा मिला इस सड़क से, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग से। दूसरा है कि आर्थिक विकास में मदद मिली है, यातायात की जो सुविधा है इसमें भी बढ़ोतरी हुई है और रोजगार के अवसर बढ़े हैं इस सड़क के माध्यम से। क्योंकि ये जो सड़क है स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग ये 4 शहरों को जोड़ता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इन 4 शहरों को जोड़ता है स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग। सिंपल सा है, आपको याद रखना है इस तरह से। इससे क्या क्या फायदा हुआ है तो इस तरह से याद रख सकते हैं कि इस परियोजना से व्यापार में और उद्योग में बढ़ावा मिला है, आर्थिक विकास में मदद मिला है, यातायात की सुविधा हुई है और रोजगार के अवसर बढ़े हैं। समझ गए? तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि से आप क्या समझते हैं? कृषि योग्य व्यर्थ भूमि यानी कि नाम से ही आपको इसका आंसर पता चल गया। कृषि योग्य जो होगी ना, कृषि के लिए वो भूमि तो होगी लेकिन वो व्यर्थ होगी, उस पर कृषि की ही नहीं जाती होगी, व्यर्थ होगी। तो वह भूमि जो कृषि के लिए उपयुक्त है लेकिन वर्तमान में इसका उपयोग नहीं किया जाता, यानी कि कृषि के लिए वो भूमि तो है, कृषि के लिए वो जगह तो है लेकिन उस पर उपयोग नहीं किया जाता। वो भूमि जो है वह क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। और इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं जैसे कि बंजर भूमि। बंजर भूमि किसके लिए है? तो कृषि खेती करने के लिए तो जगह होती है लेकिन वो बंजर है, इस वजह से उस पर हम खेती नहीं करते हैं। अनउपजाऊ भूमि, ऐसा भी कई जगह होता है जहाँ पर कि उपजाऊ होती नहीं है, यानी कि वो खेती के लिए तो वो जगह है लेकिन वो उस पर उपजाऊ नहीं होती है, इसलिए हम खेती नहीं करते हैं। छोड़ दी गई भूमि, कई वर्षों से कई सारे ऐसा जगह होते हैं, खेत होते हैं, उसको हम छोड़ देते हैं। ऐसे ही कई सारे लोगों का होता भी है कि जो उसको छोड़ दिए वो पड़ती ही रहता है, उस पर हम कभी कोई फसल उगाते नहीं है। तो ये भी हो जाती है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। बारिश के पानी से जल जमाव वाली भूमि, अब कई सारा ऐसा भी जमीन होता है जो कि बारिश के पानी के कारण या बाढ़ के पानी आने के कारण वहाँ पर हमेशा पानी का जल जमाव ही रहता है, पानी ही रहता है लगा हुआ है, इसलिए हम क्या करते हैं उस पर खेती नहीं करते। लेकिन वो भूमि किस लिए थी? तो खेती करने के लिए थी, लेकिन इन सभी वजहों से हम उस पर खेती नहीं करते, इसलिए इसको कहा जाता है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। यानी कि नाम से ही हमें पता चल जाए कि खेती करने के लिए यानी कृषि के लिए तो भूमि होगी लेकिन वो व्यर्थ भूमि होगी, उस पर हम किसी न किसी वजह से खेती नहीं कर पाएंगे, और वैसी भूमि को कहा जाता है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। समझ गए? अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि भारत के 4 प्रमुख लौह इस्पात उद्योगों के नाम लिखें। भारत के ना 4 प्रमुख जो लौह इस्पात उद्योग हैं इनका नाम आपको बताना है। तो जमशेदपुर जो कि झारखंड में स्थित है, टाटा स्टील यहाँ पर जो है इसके लौह इस्पात उद्योग हैं। भिलाई छत्तीसगढ़ में भिलाई स्टील प्लांट है। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में जहाँ पर कि दुर्गापुर स्टील प्लांट है। राउरकेला जो कि उड़ीसा में राउरकेला स्टील प्लांट। तो ये जो है भारत के 4 प्रमुख लौह इस्पात उद्योग केंद्र। और इस 4 पॉइंट अगर आप लोग अच्छे से याद रखते हैं तो ये सिर्फ 4 पॉइंट आपको 3 नंबर तक दिला सकता है। अगर 3 नंबर नहीं भी दिलाए ना तो 1 नंबर तो आपका इससे पक्का ही हो जाएगा अगर आप 4 पॉइंट को याद रखते हैं। तो कैसे 1 पॉइंट पक्का हो जाएगा? तो इस तरह से आपसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जमशेदपुर कहाँ पर स्थित है, या फिर पूछ ले कि टाटा स्टील जो है ये कहाँ पर स्थित है। झारखंड में ऑप्शन में रहेगा झारखंड, या फिर जमशेदपुर भी रह सकता है, कुछ भी ऑप्शन में रह सकता है, और 2-3 ऑप्शन कुछ और रहे तो याद रखना है जमशेदपुर झारखंड में स्थित है जहाँ पर कि टाटा स्टील है। भिलाई छत्तीसगढ़ में जहाँ पर कि भिलाई स्टील प्लांट है। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में जहाँ पर कि दुर्गापुर स्टील प्लांट है। राउरकेला उड़ीसा में जहाँ पर कि राउरकेला स्टील प्लांट है। तो चारों को अच्छे से याद रखिएगा, इसमें से एक न एक आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ही, फिक्स हो जाएगा आपका 1 नंबर। और ये आपसे अगर लघुत्तरीय में पूछ लेता है आपके 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के 4 प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्रों के नाम लिखिए। भारत के 4 प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्र जो है इसका नाम आपको बताना है। तारापुर जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, रावतभाटा जो कि राजस्थान में स्थित है, कुंडलकुल्लम जो कि तमिलनाडु में स्थित है, काकड़पाड़ा जो कि गुजरात में स्थित है। ये क्वेश्चन 2013 में पूछा ही गया था। 2013 का पहला ये क्वेश्चन है कि रावतभाटा कहाँ स्थित है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। यानी कि ये क्वेश्चन भी आपको 1 से लेकर के 3 नंबर तक दिलवा सकता है। इस 4 में से 1 या 2 क्वेश्चन, इसमें से 2 भी पूछा जा सकता है, यानी कि 4 नंबर भी ये आपको दिलवा सकता है, 2
से लेकर के 4 नंबर। 2 तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे फिक्स से पूछ लेगा, और 2 नंबर का अगर ये लघुत्तरीय में पूछ लेता है तो आपके जो है 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो याद रखना है सबको, तारापुर महाराष्ट्र, रावतवाड़ा राजस्थान, कुंडलकुलम जो है तमिलनाडु और काकरपाड़ा गुजरात में स्थित है, और ये है भारत के 4 प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्र। सबको अच्छे से याद रखना है। और अगला क्वेश्चन करने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि अगर अभी तक आप लोग ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चन का पीडीएफ नहीं लिए तो किस तरह से आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो हैं पहले से इस पीडीएफ को ले चुके हैं और अपने एग्जाम की तैयारी और भी बेहतरीन ढंग से पहले से ज़्यादा अच्छे तरीके से कर भी रहे हैं। तो जो भी बच्चे पहले से इस पीडीएफ को ले चुके हैं वे लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को स्किप करके थोड़ा अगले क्वेश्चन से आप लोग देख लीजिएगा। और जो लोग बचे हुए हैं अभी तक इस पीडीएफ को नहीं लिए उनको बता दें कि इस पीडीएफ में आपको क्या क्या मिलेगा और किस तरह से आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं। तो इस पीडीएफ में मिलेगा आपको ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट गेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट गेस सब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसमें कि लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय दोनों टाइप के प्रश्न रहेंगे, और साथ ही साथ आपको मिलेगा पिछले 11 साल में यानी कि 2013 से 24 के बीच में जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको आंसर के साथ एक ही पीडीएफ में देखने को मिल जाएगा। यानी कि अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हैं ना, इसके अलावा आपको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और इतना सब कुछ जो आपको मिल रहा है इसका प्राइस है केवल और केवल 20 रुपये, यानी कि 20 रुपीज़ आप पे करके इस पीडीएफ को ले सकते हैं। इतना कम इसका प्राइस इसीलिए रखें ताकि हर एक बच्चा इस पीडीएफ को ले सकेगा, अफोर्ड कर सकेगा और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी और भी बेहतरीन ढंग से कर पाएगा। और पे कैसे करना है और लेना कैसे है, तो ये जो नंबर आपको दिख रहा है 7903820891, इस नंबर पे आप लोगों को फोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से केवल और केवल 20 रुपये पे कर देना है। और जैसे ही आप पे करते हैं इस नंबर पे 20 रुपये, आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसी नंबर से जो व्हाट्सएप है इस व्हाट्सएप पे आपको स्क्रीनशॉट को भेज देना है। और स्क्रीनशॉट भेजने के बाद बस एक छोटा सा मैसेज कर देना है ज्योग्राफी, जिससे कि ये पता चल जाए आपको ज्योग्राफी का पीडीएफ चाहिए। जैसे ही आप पे करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे, सब्जेक्ट का नाम बताएंगे, आपको जो ज्योग्राफी का पीडीएफ है तुरंत मिल जाएगा। और इसमें जितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है इसको अगर अच्छे से कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न आएंगे आपको सही प्रश्न आप लोगों को इसी पीडीएफ से देखने को मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कहाँ से, तो क्लास 12 ज्योग्राफी के बुक से आएगा। बुक के भाग कितने हैं, तो 2 भाग हैं, और भाग दोनों में चैप्टर कितने हैं, दोनों भाग मिला करके तो टोटल 21 चैप्टर हैं। तो इन 21 चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, हर एक चैप्टर का चैप्टर वाइज या इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जिसमें कि लघु उत्तरीय प्रश्न हो या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो, किसी भी चैप्टर का जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए, वो इस पीडीएफ में ऐड कर दिया गया है। यानी कि अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हैं तो आपसे एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे आपको इसी पीडीएफ से देखने को मिल जाएगा। तो जो भी बच्चे बचे हुए हैं अभी तक इस पीडीएफ को नहीं लिए तो आप लोग भी इस पीडीएफ को ले सकते हैं। समझ गए? चलिए बात है अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि प्रदूषण के 4 स्रोतों का उल्लेख करें। ध्वनि प्रदूषण जिसे कि हम लोग नॉइज पोल्यूशन भी कहते हैं इंग्लिश में, तो इसका ना प्रमुख स्रोत क्या होता है, किस तरह से ये ध्वनि प्रदूषण होता है। तो यातायात जैसे कि वाहन, हवाई जहाज, रेल, इन सब से जो आवाज़ निकलता है, जैसे कि हवाई वाहन चलता है, कोई भी गाड़ी चलता है, उससे क्या होता है, हॉर्न उससे बजता है, और हॉर्न से क्या होता है, वो नॉइज पोल्यूशन होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। अब जैसे हवाई जहाज चलता है तो रनवे पर जब जैसे ही जहाज रेंगता है तो उस समय भी कितना ज़्यादा आवाज़ होता है। जब हवाई जहाज चलता है यानी कि ऊपर चलता रहता है फिर भी हमें नीचे से कई बार आवाज़ सुनाई देता है, सोच सकते हैं उससे कितना ज़्यादा आवाज़ निकलता है, तो इससे भी ध्वनि प्रदूषण होता है। रेलगाड़ी, रेल जो है ये बार बार हॉर्न बजाती रहती है, तो इससे भी क्या होता है, नॉइज पोल्यूशन होता है। उद्योग यानी कि फैक्ट्री या मशीनरी, फैक्ट्री में जो जितने भी मशीनरी चलते हैं, मशीन चलते हैं, इन सब से भी क्या होता है, नॉइज निकलता है, आवाज़ निकलती है, और आवाज़ जो है वो जोड़ की निकलती है, इस सब से क्या होता है, तो ध्वनि प्रदूषण होता है। कहीं पर कोई निर्माण का काम होता रहता है, बिल्डिंग, सड़क निर्माण का काम, वहाँ पर क्या होता है, कई तरीके की मशीनें चलती है, कई बार तोड़फोड़ का काम होता है, तो इन सभी से क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। घरेलू और मनोरंजन के स्रोत जैसे कि हम डीजे बजा लेते हैं, लाउड स्पीकर बजा लेते हैं, फायरवर्क्स यानी कि फटाके जलाते हैं, तो इन सभी से क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। सिंपल सा आपको याद रखना है, जिस भी चीज़ से आवाज़ निकलती है ना, उससे आवाज़ ज़्यादा आवाज़ निकलती हो तो वो क्या होता है, तो ध्वनि प्रदूषण उसी से होता है। समझ गए? और ध्वनि प्रदूषण से क्या क्या होता है, तो हेडेक होता है, और भी कई तरीके की जो बीमारी होती है वो ध्वनि प्रदूषण के कारण ही होता है। यानी कि जहाँ से भी आवाज़ निकलता, चाहे हॉर्न गाड़ी से बजता हो, फैक्ट्री से निकलता हो, कोई मशीन से, या किसी भी चीज़ से जो आवाज़ निकलता हो, तो वो किस चीज़ का स्रोत हो जाएगा, तो ध्वनि प्रदूषण का स्रोत हो जाएगा। और ध्वनि प्रदूषण से कई तरीके की बीमारी होती है, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। समझ गए? इस तरह से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र के 4 प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग केंद्र के नाम लिखे। महाराष्ट्र के आपको क्या करना है, आपको बताना है 4 प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग के नाम।
तो महाराष्ट्र के 4 प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग केंद्र हैं। यहाँ पर कुल मिलाकर के 62 मिलें हैं। आपको सिर्फ बताना है 4, आपको ये बता दिए बताने के लिए कि 62 हैं। सोलापुर, यह जो है ये शहर सूती वस्त्र उद्योग का एक प्रमुख केंद्र है। ओकाला भी सूती वस्त्र उद्योग का एक प्रमुख इकाई है महाराष्ट्र में। और अमरावती भी इस उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। समझ गए? तो इस तरह से याद रखिएगा। तो यहाँ पर 4, तो आप 3 ही याद रखिएगा क्योंकि 4 पूछा जाएगा। 4 इसलिए लिख दिए थे क्योंकि आपसे दीर्घ उत्तरीय में भी पूछ सकता है, लेकिन लघु उत्तरीय में पूछेगा तो 4 नहीं पूछेगा, आपसे 2 ही पूछेगा, या फिर पूछेगा कि महाराष्ट्र के प्रमुख सूती उद्योग केंद्रों के नाम लिखे, तो 2 ही आपको याद रखना है, ज़्यादा याद रखने की जरूरत भी नहीं है। समझिए ना? वैसे तो महाराष्ट्र में कुल मिलाकर के 62 मिले हैं, जिसमें से कि आप 2-3 भी याद रखते हैं तो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर के लिए काफ़ी है। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के 4 अभ्रक उत्पादन क्षेत्रों का उल्लेख करें। तो भारत के 4 अभ्रक उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो झारखंड जो कि गिरिडीह कोडरमा में है, और आंध्र प्रदेश जो कि नेल्लोर चित्तूर में है, राजस्थान जैसलमेर बाड़मेर में है, बिहार के मुंगेर और जमुई में है। 4 अभ्रक उत्पादक क्षेत्र हैं। इस चारों को अच्छे से याद रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के प्रमुख अभ्रक उत्पादक क्षेत्र बिहार के कहाँ पर स्थित हैं? तो याद रखिएगा मुंगेर जमुई में स्थित है अभ्रक उत्पादन क्षेत्र बिहार में। झारखंड में गिरिडीह में स्थित है, कोडरमा में स्थित है, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में स्थित है, चित्तूर में स्थित है, राजस्थान के जैसलमेर में, बाड़मेर में स्थित है। तो ये सब आप लोगों को याद रखना है। ये सब जो है ये भारत के अभ्रक उत्पादक क्षेत्र हैं। इंपॉर्टेंट अभ्रक उत्पादन क्षेत्र यही सब है। समझ गए? सबको अच्छे से याद रखना है। ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आपसे लघु उत्तरीय में भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में परिवहन के मुख्य साधन क्या क्या है? मतलब हम अगर कहीं जाते हैं ना तो किस किस माध्यम से जा सकते हैं, किस किस परिवहन के द्वारा जा सकते हैं? तो सबसे पहला है सड़क परिवहन। अब सड़क पे हम लोग बस के माध्यम से, ट्रक के माध्यम से, कार के माध्यम से जा सकते हैं, या मोटरसाइकिल जो भी आप कह लें सभी के माध्यम से जा सकते हैं। वायु परिवहन में हम विमान के माध्यम, जो एरोप्लेन होता है, चॉपर होता है, इन सभी माध्यम से जा सकते हैं। रेल परिवहन में एक ही है भारतीय रेल, जिसके द्वारा हम जा सकते हैं। जल परिवहन में हम नौवाहन यानी जो होता है शिप होता है, जहाज होता है, इसके माध्यम से जा सकते हैं। तो भारत में परिवहन के मुख्य साधन यही है, चारों रूप से। चारों को अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। इसमें याद क्या करना है, ये तो सिंपल सा है, सड़क, वायु, रेल और जल, यही है भारत में परिवहन के मुख्य साधन। और सबका एग्जाम्पल आपको पता है कि सड़क पर हम किस किस माध्यम से जा सकते हैं, वायु पे हम किस किस माध्यम से जा सकते हैं, रेल परिवहन में हम किस माध्यम से जा सकते हैं, और जल में किस माध्यम से जा सकते हैं। ये सब आपको पता है, इसमें बताने वाला कुछ ऐसा बात है ही नहीं। समझ गए? आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ, जिसमें कि ज्योग्राफी के और भी इंपॉर्टेंट गेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी करेंगे, जिसमें लघु उत्तरीय आपको बताई दें, और भी कुछ बचा हुआ है लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, वो सभी प्रश्न को करेंगे। और ऊपर जो आपको पीडीएफ बताएं, जो भी बच्चे बचे हुए हैं अभी तक उस पीडीएफ को नहीं लिए, तो आप लोग भी इस पीडीएफ को ले सकते हैं केवल और केवल 20 रुपीज़ यानी कि 20 रुपये पे करके। समझ गए? और उसको अच्छे से कर लेंगे ना तो उसके अलावा आपको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और अभी जितना क्वेश्चन आपको बताएं, ये सारा प्रश्न आप लोगों को उस पीडीएफ में देखने को मिल जाएगा। आपको इसका जो इसमें जो जितना भी बताएं, इसका भी आपको स्क्रीनशॉट लेने की या लिखने की कॉपी में जरूरत नहीं है। जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं, आपको जो पीडीएफ मिलेगा उस पीडीएफ में आपको सारा प्रश्न उत्तर देखने को मिल जाएगा। समझ गए? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।